नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके जॉब्स पॉइंट्स में। तो दोस्त, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पॉलिटी का महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बिहार पुलिस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? बोल रहा है मेरे दोस्त, भारतीय संविधान की जो है ना, किस अनुसूचियों में जो है एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। तो इसका जो है वर्णन किया गया है वो पहली अनुसूची में। किस अनुसूची में? पहली अनुसूची में। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संसद को जो है नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, वो जो है अनुच्छेद 3। क्या हो जाए? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद जो है नया राज्य बना सकता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? बोल रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो मेरे दोस्त, इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, यानी अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? बोल रहा है भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? तो मेरे दोस्त, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी इंडिया अर्थात भारत। इंडिया अर्थात भारत। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का क्या नाम है? इंडिया अर्थात भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? तो मेरे दोस्त, ये जो लागू किया गया था 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था मेरे दोस्त? तो वो था सिक्किम। कौन था? सिक्किम था। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद भारत में नागरिकता के विषय में है? बोल रहा है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारत में नागरिकता के विषय में है? तो मेरे दोस्त, नागरिकता के विषय में जो जानकारी देता है वो अनुच्छेद 511। कौन देता है? अनुच्छेद 511 देता है। 5 से लेकर 11 तक में जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाला आधार है। देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाला आधार है।
तो मेरे दोस्त मेरे भाई इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी चयन के आधार पर जो है वो नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बोल रहा है संविधान मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं देती है। संविधान मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संपत्ति का अधिकार। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संपत्ति का अधिकार का जो है गारंटी नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक मौलिक अधिकार है, या फिर संवैधानिक अधिकार है, या फिर नैतिक अधिकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संवैधानिक अधिकार है। क्या है? संवैधानिक अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। बोल रहा है भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो मेरे दोस्त मौलिक अधिकार जो है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी नागरिकता का अधिकार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 13, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, यानी मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य किया जा सकता है। तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 13 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 13 के तहत किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान मान्यता देता है। बोल रहा है भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, या फिर केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, या फिर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई और निजातीय अल्पसंख्यकों को। तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रीट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रीट नहीं है। रीट मतलब याचिका। क्या होता है? रीट मतलब क्या होता है? याचिका। तो निम्नलिखित में से कौन सी रीट नहीं है। तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पृथकीकरणीयता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मूल अधिकार को प्रकटित करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं। बोल रहा है मूल अधिकार को प्रकटित करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त ये जो है उच्च न्यायालय दोनों कर सकता है। कौन कर सकता है? उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। मेरे दोस्त क्वेश्चन बोल रहा है संविधान द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गया है। यानी भारत के सभी न्यायालयों को, या फिर संसद को, या फिर राष्ट्रपति को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। चलिए तो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त निम्नलिखित में से कौन सी रीट मानव स्वतंत्रता का सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है। निम्नलिखित में से कौन सी रीट मानव स्वतंत्रता का सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है। तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन समझिएगा। बोल रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। बोल रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो मेरे दोस्त इसका जो उद्देश्य है वो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझिएगा भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पाया जाता है? बोल रहा है भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पाया जाता है? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। कहां से कहां तक? 36 से लेकर 51 तक। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 3651। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अखंडता। क्या है? अखंडता की रक्षा करने और उसके अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? बोल रहा है अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो मेरे भाई इसको तीसरा स्थान पर रखा गया है। किस स्थान पर? तीसरा। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, समझिए अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई, बोल रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? बोल रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो मेरे दोस्त ये जो है लोग चुनाव में मतदान करना, ये क्या है? मूल कर्तव्य नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो मेरे दोस्त ये जो है स्वर्ग सिंह समिति। किसके? तो स्वर्ग सिंह समिति। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है किसको? उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, या फिर संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, या फिर निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, या फिर अपने पद ग्रहण की तिथि से। तो मेरे दोस्त राष्ट्रपति जो है अपना 5 वर्ष का कार्यकाल कब पूरा करता है? जब वो अपना पद ग्रहण लेता है। क्या लेता है? जब जिस दिन वह अपना पद ग्रहण ले लेगा उस दिन उसका पहला दिन होता है। तो उस दिन से यानी अपने पद ग्रहण की तिथि से, अपने पद ग्रहण की तिथि से। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बोल रहा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर है बाध्यकारी है, या फिर बाध्यकारी नहीं है, या फिर कुछ निश्चित मामलों में बाध्यकारी है, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बाध्यकारी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? बोल रहा है यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए
कौन अधिकृत है? तो मेरे भाई इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है? तो राष्ट्रीय संकट के समय, ऑप्शन बी में है संसदीय स्वीकृति के बाद, ऑप्शन सी में है संसदीय स्वीकृति से पूर्व, ऑप्शन डी में है नहीं व्यय कर सकता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी संसदीय स्वीकृति से पूर्व। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो मेरे दोस्त भारत में जो है कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो मेरे भाई इनमें से जो है उपराष्ट्रपति, किसका? उपराष्ट्रपति का जो नियुक्ति जो है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्न में से कौन राज्यपाल का अध्यक्ष होता है? बोल रहा है निम्न में से कौन राज्यपाल का अध्यक्ष होता है? तो ऑप्शन ए में है मेरे भाई प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है। तो मेरे भाई राज्यपाल का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत के उपराष्ट्रपति। कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।